ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इन दिस चैप्टर ऑफ प्लानिंग हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट अस, बट हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस वजह से वी हैव टू प्लान, एंड वी हैव टू प्लान इन अ वे कि हम लोग इंडिया को ओवरऑल डेवलप कर सके। इंडियन इकोनॉमी जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी उस टाइम, या फिर बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थी, हमको नजर नहीं आ रहा था कि ग्रोथ जो है वो किस तरह से होगी। तो हम लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी को प्लान किया बहुत अच्छे तरीके से। इस प्लान के अंदर ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि देर आर थ्री सेक्टर्स जिनको लेकर हमको देखना था कि इन तीनों सेक्टर का क्या स्टेटस है, और उसके बाद में गवर्नमेंट किस तरह से चीजों को प्लान कर सकती है। सो तीन सेक्टर में जब हम लोगों ने बात की तो दीज थ्री सेक्टर्स आर, वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज इंडस्ट्रीज, एंड थर्ड इज फॉरेन ट्रेड, है ना, या फिर जो हमारा ट्रेड था। ये सभी सेक्टर वाज नॉट सो डेवलप्ड एट दैट टाइम। तो पहला पार्ट हमने एग्रीकल्चर में देखा। एग्रीकल्चर का पहले हम लोगों ने स्टेटस देखा। तो प्रीवियस जो चैप्टर है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी बैकवर्ड, वेरी स्टैग्नेंट, एंड इवन पीपल वर हैविंग वेरी लो इनकम, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। दिस वी हैव अंडरस्टूड। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत थी एग्रीकल्चर को प्लान करने की। एग्रीकल्चर को प्लान करने के लिए हम लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स करना शुरू किए, जिनको हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट रिफॉर्म्स बोलते हैं। दीज रिफॉर्म्स वर, इसमें नंबर 1 हमारा आता है। अच्छा, ये पूरे रिफॉर्म्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एग्रीरियन रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि सिस्टम के अंदर हमने चेंज करने की कोशिश की, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बहुत मेजर रोल जिसने प्ले किया, और उसके अलावा फिर हम लोगों ने लैंड सीलिंग का यूज किया। हमने इंटरमीडियरीज का जो रोल है वो एक बहुत हद तक जो है वो कम किया या उसको खत्म करने की कोशिश की। दीज थ्री थिंग्स वी डिड। देन एग्रीरियन रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर काम किया, है ना, और इरिगेशन फैसिलिटीज को भी हमने डेवलप करने की कोशिश की। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हमने वर्क किया उसके अंदर बहुत सारी अंदर की चीजें भी डेवलप हुई, जिसको लेकर बाद में इसको थोड़ा देखा गया कि दोनों जो टाइप के रिफॉर्म्स थे, चाहे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या एग्रीरियन रिफॉर्म्स हो, ये काम तो अच्छे थे, इंटेंशन भी अच्छा था, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से ये उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत ज्यादा सुधर जाएगी, वेलफेयर और इक्विटी जो है वो एस्टेब्लिश होगी, पर वो हो नहीं पाया। उसके कुछ रीजंस हम लोगों ने देखे, जिसमें से जो प्राइम रीजंस थे दीज वर कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें डिले हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है वो सेटलमेंट कर लिया, है ना, जैसे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, या फिर आपका इंटरमीडियरीज का रोल आता है। तो बहुत सारा कुछ जो है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में खामियां होने की वजह से वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, लेकिन उसकी भी आगे जाके हमको कुछ लिमिटेशंस देखने को मिली, जिसमें हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो ज्यादातर फायदा है वो बड़े किसान यानी बिग फार्मर्स ने उठाया। उसके बाद में फिर हम लोग जब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं तो लॉन्गर रन में हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, और चूंकि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज कर रहे थे, तो उसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी, यानी जो मोटा बीज होता है वो ज्यादा पानी और ज्यादा खाना चाहता है। तो फिर हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करने शुरू किए। फर्टिलाइजर में भी हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए। वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमने ट्यूबवेल वगैरह ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की, है ना, और उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है ना, ग्राउंड वाटर जो होता है, वो वाटर जो है वो पॉल्यूट होने लग गया बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फिर बीज बड़ा होने की वजह से पेस्ट का अटैक जो है उसका होने के रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमने फिर पेस्टिसाइड्स यूज करना शुरू किया। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो तो काफी इंक्रीज हुई, बट फूड की जो क्वालिटी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये लॉन्गर रन कुछ साइड इफेक्ट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के रहे। दूसरे पार्ट में हमने बात की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। इंडस्ट्रीज में हमने क्या किया, तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तीनों कैटेगरी में देखें तो ए कैटेगरी में हमने बात की कि वो जो केवल स्टेट के कंट्रोल में है। बी कैटेगरी में जो स्टेट और प्राइवेट दोनों ही साथ में मिलकर काम कर सकते हैं सेक्टर्स में, और सी हम लोगों ने देखा जिसमें प्राइवेट हाथों में चीजें दी गई। बट देन दो चीजें रही, एक तो कंट्रोलिंग जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रही, और दूसरा लाइसेंसिंग सिस्टम एक इंट्रोड्यूस हुआ जिसको लाइसेंस राज भी बोला जाता है। आगे चल के हम देखते हैं इन तीनों, ये जो तीनों शेड्यूल है इसमें धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन जो है वो होना शुरू होता है, और ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो जो गवर्नमेंट के हाथ में थी वो धीरे धीरे प्राइवेट पार्टीज के हाथ में जाने लग जाती है, ठीक है। और
प्राइवेटाइजेशन का एक जो इफेक्ट सामने आता है, इसकी ज्यादातर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या रहा। लेकिन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के साथ में ही प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक तरह से इंट्रोड्यूस हो गया था, दो इट वाज इन कंट्रोल्ड मैनर बट स्टिल इट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड। लाइसेंस राज जो था वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रही हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से काफी सारा करप्शन जो है वो स्टेट बॉडीज के अंदर जो है वो आना शुरू हुआ। जैसे लाइसेंस लेने के लिए अलग अलग तरह के करप्शन जो है वो आने शुरू हो गए, उसकी वजह से भी एक लिमिटेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पर। अब तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं विच इज ट्रेड पॉलिसी, है ना। हमने फॉरेन ट्रेड को लेकर क्या रिफॉर्म्स किए, किस तरह से, क्योंकि फॉरेन ट्रेड इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज ग्रोथ। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की हम लोग बात करते हैं, तो लेट मी जस्ट शेयर स्लाइड्स विथ यू। ट्रेड पॉलिसीज हमारी किस तरह से रही, नाउ वन बाय वन हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक को जो है वो पढ़ते जाएंगे। If you have any questions in between, you can stop me and you can ask the questions. Even अगर आपको previous topic से भी कोई question पूछना हो, you can still ask me, okay? और running में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी कोई doubt आता है तो you can still ask me. So talking about trade policies, तो सबसे पहली चीज जो है वो की गई import substitution, यानी हम देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, है ना। जैसे हमने देखा ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड रॉ मटेरियल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, बट चूंकि हमारे पास में कैपिटल गुड्स इतने नहीं थे, इस वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते थे और फिनिश गुड्स हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, है ना। दिस वाज द क्लियर कट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। बट हमने देखा कि 1947 के बाद देखा कि व्हाई वी आर इंपोर्टिंग व्हेन वी आर हैविंग रॉ मटेरियल in India, when we are having manpower in India, so the only thing which is required is the capital goods, यानी machines और plants चाहिए। So let's establish machines and plants और इंडिया में ही प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। So then we get into the concept of import substitution, है ना, जिसको हमने inward looking trade strategy भी बोला। नहीं, हमको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, we can manufacture it in India, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर प्रमोट किया, ठीक है। सो ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है। दूसरा आप देखेंगे इसको कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स, अब देखो किस तरह से होता है। तो देयर वर टू पॉलिसीज व्हिच वी हैव अडॉप्टेड। वन पॉलिसी वाज टैरिफ पॉलिसी, है ना। पहला हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। दूसरा अब हम लोग एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिससे हम फॉरेन कंपटीशन से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा सके। तो हमने एक टैरिफ पॉलिसी और एक कोटा पॉलिसी का यूज किया। इन दोनों पॉलिसीज में क्या हुआ, टैरिफ पॉलिसी में हम लोगों ने क्या किया, जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने टैक्सेस लगाने शुरू किए, जिसकी वजह से वो इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं, है ना, दे बिकम एक्सपेंसिव, और उनका जो यूज है उसको हमने डिस्करेज करने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली अगर कोई गुड जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो वाई कस्टमर्स विल बाय इट इन इंडिया। तो फिर वो इंपोर्टेड गुड को खरीदने के बजाय कोई इंडियन गुड होगा जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी होगी तो वो कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा, सो पीपल विल बी बाइंग दैट गुड, है ना। तो ये एक टैरिफ वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। दूसरा हमने यूज किया कोटा का। कोटा का मतलब क्या हुआ कि जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उस इंपोर्ट के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई कि इससे ज्यादा उस कमोडिटी का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जब उस कमोडिटी का इंपोर्ट ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई हमारी कंट्री के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्राइस अगर बढ़ जाएगी और चूंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा और सारे लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो लोगों को अपने नीड्स फुलफिल करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक तो महंगा हो जाएगा इंपोर्टेड गुड्स, और दूसरा इंपोर्टेड गुड्स कम क्वांटिटी में आएगा तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा उससे एडवांटेज मिलेगा। So these two policies were been used in order to protect our domestic industry. ठीक है, ये क्लियर हो गया। साथ साथ में क्लियर हो जाए तो हाँ बोलते जाना है ना, ठीक है। ये अभी जो समझा है वो समझ में आया आपको? यस यस सर। आगे समझ में है ना? देखो हाँ, ये सब बोलते जाना है ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा, रेलगाड़ी जैसे हम चलते जाएंगे, है ना। कहीं भी समझ नहीं आता है, यू कैन स्टॉप मी, है ना, और वहीं पर हम लोग उसके बारे में लेकर बात करेंगे ना। वी आर नॉट रनिंग एट ऑल विद टाइम, हमारा सिलेबस बहुत टाइमली खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट टाइम हमारे पास में खूब है, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रीजंस क्या रहे, तो फॉर्मली देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है उस तरह से बनता है कि इंडिया अडॉप्टेड विच स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, तो हमको वहां पर बताना है। दूसरा ये कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसके रीजंस क्या क्या रहे, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये रीजंस है। तो सबसे पहला रीजन है हमारा अवॉइड फॉरेन कंपटीशन, जिसकी हम लोगों ने बात की, क्योंकि फॉरेन
कंपटीशन जो है वो सीधा सीधा क्या कर रही है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को खत्म करती है। तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड करना है, ठीक है। सो दिस वी डिड। सेकंड इज टू रिजर्व टू सेव आवर फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि देखो हम लोग इंपोर्ट जब करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंट्री के बाहर चला जाता है, और फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के बाहर जाना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा उतना हमारा बीओपी बैलेंस में रहेगा, है ना। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इन डिटेल। पर कुल मिला के इस बात को समझो कि जितना ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा उतना हमारी कंट्री के लिए बेटर है, हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए बेटर है, उतना हम लोग ग्लोबल मार्केट से कम इफेक्ट में, मतलब कम, उतना ग्लोबल मार्केट का कम इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। सो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आरबीआई अपने पास में रखता है, ठीक है। आरबीआई के पास में होता है सारा का सारा, और फिर आरबीआई ही उस फॉरेन एक्सचेंज को जो है वो अलग अलग लोगों को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। नाउ थर्ड थिंग इज, ये दोनों चीजें हो गई। अगर ये दोनों चीजें करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी, और साथ साथ में हमारी कंट्री जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के दो मेजर रीजन है, यू कैन राइट दैट, है ना। 3 मार्क्स में आता है, तो इतना अगर आप लिख देंगे तो यू विल वेरी इजीली स्कोर 3 मार्क्स, इट नॉट टू वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 से लेकर 1990 तक क्या क्या हुआ, है ना। 1950 यानी प्लानिंग वाला टाइम पीरियड हमारा 1950 से 1990 ही। 1990 के बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट रहा हमारी जो पॉलिसी स्कीम का। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बचे हम लोग, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो सेव होगी। दूसरा अच्छा असर ये रहा कि इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी पहले कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज ही हुआ करती थी, लिमिटेड टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उसके बाद हम बहुत सारे अलग अलग तरह के गुड्स प्रोड्यूस करने लग गए, बिकॉज इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग दोज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम हमारी कंट्री में ही गुड्स को बनाने लग गए। तो पहले जैसे हम देखते हैं कि आजादी से पहले हम देखते हैं तो टाटा आयरन एंड स्टील हमारी इंडस्ट्री हुआ करती थी, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन प्लानिंग के बाद में इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हुआ और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो बनाने शुरू किए। हमने कपड़ा बनाना शुरू किया, जूता बनाना शुरू किया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने शुरू किए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने बनानी शुरू की। देन उसके बाद में कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हमारा जीडीपी राइज होगा, ठीक है, दिस इज वेरी डेफिनेट। एंड उसके बाद में की रोल इन प्रमोटिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा बूस्ट जो है वो मिला। इन चारों पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, है ना। किस तरह से, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने बात की है ना, कि फॉरेन कंपटीशन से जो है वो किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो हमने बात किया था कोटा और टेरिफ की तरह, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम देखते हैं ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। इंडिया में सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है ना, सनराइज इंडस्ट्री मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इंडस्ट्री। आज की डेट में भी आप देखेंगे, है ना, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। आज की डेट में मैं जब मेरे रूम के अंदर देखता हूँ तो मेरे रूम के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि ट्यूबलाइट जो है वो बजाज की लगी हुई है, ठीक है। बल्ब जो है वो सूर्या के लगे हुए हैं, पंखा जो है वो ओरिएंट का चल रहा है, गेटिंग इट। कूलर जो है वो मेरे पास में जेनॉक्स नाम की एक कंपनी का है, जो इंडियन कंपनी ही है, ठीक है। और क्या देखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा हुआ है वो मीटर, लैपटॉप, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, गैजेट्स अलग चीज हो जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, गैजेट्स बहुत बाद में है ना, इसलिए गैजेट्स को भी इंक्लूड नहीं करते। एसी, पर आप देखो ये ट्यूबलाइट बनाना, इवन अगर मैं बात करूं रेडियो, इवन मैं बात करूं टेलीविजन, ठीक है। एसी उस समय कहां था भैया, हम 1947 से 1990 की बात कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें थी या नहीं थी, समझ रहे हो ना। जैसे फैन, है ना, जैसे बल्ब, है ना, जैसे ट्यूबलाइट, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है उस समय रही, ठीक है, गेटिंग इट। तो अब क्या हुआ, ये इसी चीज को लेकर हम लोग बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वो उस समय हमारे पास में। तो ये सारी की सारी कंपनीज कौन सी, बजाज की ट्यूबलाइट, बजाज इंडियन कंपनी, सूर्या इज इंडियन कंपनी, ओरिएंट का फैन, ओरिएंट इज इंडियन कंपनी,
फैन में आप देखो, फैन में किस किस के फैन आते हैं? उषा के फैन आते हैं, इंडियन कंपनी। बजाज का फैन आता है, इंडियन कंपनी। ओरिएंट का फैन आता है, इंडियन कंपनी। हाँ, और पता करो और किसका फैन आता है ना? तो ये वही ड्यूरेशन था। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में हम देखेंगे तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, पर्टिकुलर इस मार्केट में हमको ज्यादा नजर आएगी, है ना? तो ये ज्यादा जो कंपनी नजर आ रही है, ये एक्चुअल में उसी टाइम की कंपनी थी जब इंडिया ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अडॉप्ट किया था। ये सारी कंपनीज वो सर्वाइव की है जब इंडिया ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था। इसकी वजह से इन सारी कंपनीज को बहुत एडवांटेज मिला। और आज भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के बहुत अच्छे आते हैं। आप देखो, स्पीकर की क्वालिटी में एक कंपनी आती है आहूजा, सुना है नाम? नहीं सुना है? नो सर। है ना? नहीं सुना? आहूजा का नाम नहीं सुना? आप चित्तौड़ में कहीं भी चले जाना, जहां भी अगर सिस्टम लगा होगा ना, माइक वाला सिस्टम लगा होगा, है ना, वो माइक वाला सिस्टम आहूजा का लगा होगा। एंड इट इज ऑफ हाँ वेरी सर, गुड, सुना है। वेरी गुड सुनना क्वालिटी, है। है ना? सुना है ना? कहीं भी स्पीकर पे देखोगे आप तो आहूजा लिखा होगा, इट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट इसके सामने नहीं दिखता है ना? आई पर्सनली यूज्ड इट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। तो ये कंपनी हो गई। तो आप समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा मार्केट हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आप देखो, कहीं भी बड़ी सिटी में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट होगा। उस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, वो मार्केट कब शुरू हुआ? तो वो मार्केट इन कंपनीज की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि इन कंपनीज ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। रेडियो में आप देखेंगे तो इंडियन कंपनीज ने बहुत बनाना, वो बात अलग है, बाद में फिर मोबाइल आ गया और टेक्निकली हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पाए, इसलिए इन सारी चीजों को गैजेट्स ने रिप्लेस कर दिया। टेलीविजन में देखेंगे हम, आपने तो आपने कंपनी का नाम सुना होगा ओनिडा, कंपनी का नाम सुना होगा आपने वीडियोकॉन, सुना है? नहीं सुना? यस सर, सुना है। इंडियन कंपनीज है यार। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में स्मार्ट टीवी आ गई, तो वहां पर फिर हम बात कर गए। क्यों मात खा गए? क्योंकि 91 के बाद में प्रोटेक्शन हटा दिया, बाहर की कंपनीज को फिर मिल गया। 91 से पहले तक ये सारी इंडियन कंपनीज थी जो बूम कर रही थी। 91 के बाद इस प्रोटेक्शन को हटा दिया गया, और हम देखते हैं कि आज की डेट में मोबाइल की इंडियन कंपनी कौन सी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है ना? लैपटॉप कौन सी सी भी कंपनी नहीं। अच्छी जो है वो बना रही है, ठीक है? कौन सी कंपनी बहुत अच्छी क्वालिटी के स्मार्ट फ्रिज बना रही है ना? आजकल टीवी भी स्मार्ट आ गई है ना? फिटिंग्स, बल्ब वगैरह, ये फिटिंग्स ये भी स्मार्ट वाले आ गए सारे। तो इन सब में फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि अब फॉरेन डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्शन मिला नहीं। 91 से पहले प्रोटेक्शन था, इसलिए ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कूलर बनाने वाली, आप देख लो, है ना? कूलर अगर हम लोग देखें तो उसमें इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा कूलर बनाती है, ठीक है? लेकिन एसी 91 के बाद बनना शुरू हुआ। तो इंडियन कंपनीज इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है, लेकिन फॉरेन कंपनीज भी आती है उसके अंदर, एंड दे आर कॉम्पिटिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है? लेकिन कूलर का ऐसा हो गया कि इतना जोरदार मार्केट बना कि आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाला जो है वो खुद अपना कूलर बना लेता है। लेकिन आज कौन सा दुकानदार है जो खुद का मोबाइल बना सकता है? ठीक है? क्योंकि उतना एक्सपोज ही ना हम लोग उस तरह से जो है वो नहीं पाए। तो टेक्नोलॉजी जो है उसमें फॉरेन कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो गया। ये 91 के बाद की स्टोरी है, लेकिन 91 से पहले जो है ये बहुत जोरदार काम किया। आप ट्रैक्टर्स में देखो, ट्रैक्टर्स में आप देखो, महिंद्रा का ट्रैक्टर था, खूब चला महिंद्रा का ट्रैक्टर। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको बहुत प्रमोशन मिला 91 से पहले। उनको जब प्रोटेक्ट किया गया तो दिस कंपनीज, क्योंकि जरूरत थी इंडिया को प्रोटेक्शन की, दरअसल क्योंकि हम लोग इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। लेकिन 91 के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए कि कंट्री जो है वो इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमको ये सारे डिसीजन लेने पड़े। बट हम देखते हैं कि जितनी भी एक सनराइज इंडस्ट्री हुई या कुछ कुछ मशीनरीज भी हुई, तो ये इंडियन मेड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। रीजन बीइंग दे वर बीन प्रोटेक्टेड, और उनको रिसर्च करने का टाइम मिला, उनको अपनी क्वालिटी के ऊपर करने का टाइम मिला, उनका मार्केट अच्छा बना, उनकी इनकम अच्छी हुई, है ना? तो वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाले बन पाए। लेकिन फिर बाद में 91 के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए जिन्होंने पुराने प्रोडक्ट्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया। जैसे टेलीविजन के अंदर आज हम देखेंगे तो आज आप किसी भी मार्केट के अंदर जब जाओगे, टेलीविजन में ऐसा था कि इंडिया की कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज थी, नाम मुझे बहुत सारी कंपनीज का तो नाम भी याद नहीं मुझे ठीक से, है ना? वीडियोकॉन तो नाम सुने हो ऑब्वियसली, है ना? इट्स वाज वेरी गुड बिग कंपनी। लेकिन आज की डेट में आप किसी भी मार्केट में घुसोगे टेलीविजन के, तो आपको टीवी किस किस की नजर आएगी? माइक्रोमैक्स की टीवी दिखेगी, सोनी की टीवी दिखेगी, सैमसंग की टीवी दिखेगी, फिलिप्स की टीवी दिखेगी, कोई भी इंडियन कंपनी की टीवी नहीं। बोलो, ठीक है? प्रॉब्लम हो गई। ये सब 91 के बाद। 91 से पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज में ज्यादातर इंडियन कंपनीज की टीवी, ठीक है?
तो ये इस तरह से करके जो है वो पूरा सिस्टम काम, ठीक है। क्या ये जो सारी चीजें मैंने बोली इसमें थोड़ी क्लैरिटी आपको बनी नहीं बनी, पहले मुझे कंफर्म करके बताओ। यस है ना, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, आस पास देखो, उसके बाद में रिलेट करो, रियल लाइफ से इकोनॉमिक्स को रिलेट करोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। नाउ इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करें, है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो किस तरह से होता है। अब देखो इसमें एक जो चीज देखो क्या लिखा है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ठीक है, जैसे देखो इधर देखते हैं, पहले ऐसा था कि जैसे जूट की इंडस्ट्री हुई, कॉटन की इंडस्ट्री हुई, ये कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो, लेकिन उसके बाद में इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ बननी शुरू हुई, इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ बननी शुरू हुई, ओके, ऐसा भी सिस्टम है इसका। इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ बननी शुरू हुई, है ना, कंज्यूमर गुड्स जो है वो हमारे यहाँ बनने शुरू हुए, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बनने शुरू हुए। तो पहले लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी हमारे, जूट की इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री, ठीक है, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री जो भी होगी, कॉटन इंडस्ट्री होगी, फिर स्टील और आयरन वाली इंडस्ट्री थी, लेकिन उससे मैन्युफैक्चर क्या कर रहे थे हम लोग, स्टील एंड आयरन बस प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि हमने इंजीनियरिंग गुड्स बनाने शुरू किए, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बनाने शुरू किए, जैसे हम देखते हैं शूज हमने बनाने शुरू किए, शूज के अंदर हम देखो कुछ कंपनीज के नाम आते हैं, बाटा कहाँ की कंपनी है, इंडिया की है या बाहर की है, बोलो, बाटा कहाँ की कंपनी है, रेड चिप कहाँ की कंपनी है, रेड चिप कहाँ की कंपनी है, सर इंडियन, रेड चिप इज ऑल्सो इंडियन, बाटा इज ऑल्सो इंडियन। और बताओ कोई ऐसी इंडियन कंपनी जिसका नाम आपको याद हो शूज में, ये तो देखो बड़ी बड़ी कंपनीज भी, हाँ स्पार्क्स, स्पार्क, हाँ स्पार्क्स भी है, लेकिन स्पार्क्स तो चलो हालांकि बाद में आई, पर ठीक है, बाद में ग्रो किया, लेकिन हम देखते हैं उस समय अगर शूज में देखें तो रेड चिप और बाटा हो, है ना, ये कंपनी से। कपड़े हमारे यहाँ क्लोथ्स बनने शुरू हो गए, और क्लोथ्स को लेकर ऐसा कोई बड़ा बड़ा ब्रांड की बात नहीं कर रहे, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिन्होंने नाम अंग्रेजी दिए हैं, लेकिन वो है में इंडियन, है ना। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, पीटर इंग्लैंड, सुना है क्या? यस सर, हाँ, पीटर इंग्लैंड कहाँ की कंपनी? सर इंडियन, गूगल पे सर्च करोगे तो फाइंड पीटर इंग्लैंड इज एन इंडियन कंपनी। सर हाँ। सर आदित्य बिरला ने ले रखा है, वो आदित्य हाँ। बिरला ग्रुप ने ले रखा है। तो वो हो गया। तो अब ये कि लेकिन कुल मिला के हम बात करें कि क्लोथ्स में भी आज जो कंपनीज है उन ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लोथ्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए। ये सब क्या कंज्यूमर गुड्स ही तो है ना, जूते बनाने शुरू किए, कपड़े बनाने शुरू किए, कंज्यूमर के लिए बहुत सारे गुड्स बनाने शुरू किए। आप ये देखो ये कंपनी कहाँ की है, वाई आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, आता है क्या वाई? ये कंपनी का नाम सुना है क्या आपने? यस सर, सर क्या बनाती है? बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट बनाती है। चॉकलेट, इस कंपनी का नाम सुना है क्या आपने? यस आप यस देखो सर, यस सर, जितनी भी आज के टाइम में जितने भी ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स खूब बनाए, है ना। आप देखो आपका नील, नील जो आता है ना, कलरिंग वाला, जो कलरिंग एजेंट जो आता है ना, जैसे व्हाइट Yes, sir. पर पहले वो नील में भिगो के निकालते हैं, तो नील जो है वो कौन सी कंपनी का है? उजाला, उजाला, इंडियन कंपनी, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। आप देखो आपके घर में जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, है ना, घर में जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देखो टूथपेस्ट देखो, साबुन देखो, वॉशिंग पाउडर देखो, शैम्पू देखो, अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स देखोगे जो ओल्ड वाले प्रोडक्ट्स है ना, जो पुराने से जो चले आ रहे हैं, जैसे व्हील, है ना, जैसे आपका निरमा का पहले बहुत ज्यादा जो है वो चलता है वॉशिंग पाउडर, है ना, वो ठीक है। बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ले लिए, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बाहर की कंपनी हो गई, और इस तरह से करके बहुत सारी चीजें रही, लेकिन कोर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनने शुरू हुए, है ना। तो ये सारे जो है क्या था, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, है ना, और खूब अच्छा हुआ, अच्छा काम, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, सीधा राइज इन इंडस्ट्री शेयर इन जीडीपी,
ऑब्वियसली देखो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगा। तो आप खुद बताओ, अगर इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अगर बेनिफिट मिल रहा है, इंडिया में चीजें प्रोड्यूस हो रही, तो ऑब्वियसली जीडीपी जो है वो राइज होगा। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। ठीक है, तो किसी भी सेक्टर को अगर हम लोग देखते हैं, ये देखो जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर 13% था, बढ़कर कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 24.6। सर्विस सेक्टर 28% था, बढ़कर कितना हो गया 40.5। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें रिडक्शन आया, तो उसमें तो रिडक्शन आ ही रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, आगे जाके और कम होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम इस वाले पार्ट में देखते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो मिलती है, 13% से ऑलमोस्ट डबल होकर ये 24.6% के आसपास चली जाती है। ठीक है, सर्विस सेक्टर को भी साथ ही साथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर अच्छा डेवलप होगा तो सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा ही, और एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, नाउ की रोल इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली टू स्टार्ट विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप हम ये जो नाम बता रहे हैं ना, निरमा, निरमा क्या है, निरमा इज व्हाट, निरमा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो है, मतलब थी। निरमा में क्या था, एक आदमी है जिसका नाम है करसन भाई पटेल, सुना है नाम, नहीं सुना है? यस सर, सुना है ना, करसन भाई पटेल। ये आदमी कौन है, तो ये आदमी ने एक डिग्री किया जिस डिग्री का नाम था बीएससी केमिस्ट्री। ये कंपनी में काम करते थे, इनका डेजिग्नेशन था केमिस्ट। इन्होंने क्या किया, इनका जो एक मकान था, ये मकान था, ये मकान बना हुआ है इनका, ये मकान के पीछे की तरफ क्या किया उन्होंने, मकान के पीछे एक खाली स्पेस था, उस स्पेस में उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया, वॉशिंग पाउडर। और जब वॉशिंग पाउडर ठीक बनने लग गया तो फिर इन्होंने क्या किया, बोले वाह यार वॉशिंग पाउडर अगर बन गया है बढ़िया, तो इन्होंने क्या किया, ये क्या नजर आ रही है आपको थोड़ी सी, ये बनाया जो समझ में आ रहा है कि आपको क्या बना हुआ है, साइकिल। बस मेरे को इतनी सी ड्राइंग चाहिए थी कि जिससे ये समझ में आ जाए कि मैं क्या बना रहा हूँ। साइकिल की पीछे वाली जो स्टैंड होती है, इस स्टैंड के ऊपर ये कट्टा बांधते थे और इस कट्टे में रखते थे वॉशिंग पाउडर और बेचने निकल जाते थे। और बेचते बेचते इन्होंने क्या किया, धीरे 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 इसी पाउडर को अच्छी सी पैकिंग करने लग गए, फिर वॉशिंग पाउडर के साथ में ये क्या बनाने लग गए, सोप बनाने लग गए। इस तरह से करते 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 ये कंपनी बढ़ी, एंड दिस कंपनी हैज बिकम नाउ निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, ये बन गई कंपनी भैया। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या बन जाती है, वो आज की डेट में एक बहुत बड़ी एमएनसी बन जाती है। तो आप देखो, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा तो उनकी बड़ी बनने के चांसेस हैं या नहीं है, बोलो, और उससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो कितना बड़ा है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट निरमा का एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। आपके सामने ये कंपनी का नाम बताता हूं जो आपके सामने है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आज देखो उसकी क्या स्थिति है, बोलो, समझ में आया कंपनी का नाम, कंपनी का नाम दिख रहा है क्या? यस सर, बालाजी। क्या बनाती है बालाजी? वेफर। वेफर्स बनाती है। और कौन सी कंपनी को टक्कर दे रही है? लेज। लेस। और लेस कितनी बड़ी कंपनी है? बहुत बड़ी। ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी लेस तो भैया, है ना, बड़े बड़े क्रिकेट में भी स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार भी इसको करते हैं। यस सर। बालाजी का एडवर्टीजमेंट देखा क्या टीवी में? नहीं सर। ठीक है, और बहुत बालाजी सारे। उतने ही वेरिएंट जो है वो भी दे रही है। ठीक है, बालाजी की, तो बालाजी भी कहाँ से आई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, वहीं से निकल कर आते हैं। तो छोटी कंपनियां है वो भी धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है ना। एक और छोटी कंपनी का नाम आप लोगों को बताइए, बहुत छोटी कंपनी, छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है? बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी है। नहीं सर। तो बड़ी कंपनी डायरेक्ट हाँ बड़ी हाँ। कंपनी है, पहले छोटी कंपनी थी?
सर पहले बहुत छोटा सा बिजनेस, बहुत मतलब बहुत छोटा छोटा सा, बहुत छोटा था। एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है ए फॉर आनंद। आनंद गांव आनंद। है गुजरात में, आनंद। देखिए आनंद ही हो गया इस उसी के गांव, सर इस गांव के आनंद ही हो गया। आज की डेट में भी अमूल के जो सारे जो शेयर होल्डर है वो आनंद गांव वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा गांव है आनंद, और एक आदमी आता है जिसका नाम था वर्गीस भाई कुरीन, और उनका आइडिया चला, और उसके बाद में आनंद गांव जो है वो देखते ही देखते आनंद में हो गया। ठीक है, और अमूल जैसी सर कंपनी तो बन गई। बिजनेस बन गया। जब इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम का मैच हुआ तो उसमें मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की जर्सी के ऊपर अमूल लिखा हुआ था। न्यूजीलैंड की जर्सी के ऊपर अमूल लिखा हुआ था, और इंडिया की जर्सी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? है ना? तो इसका मतलब क्या, अमूल सच हैज बिकम सच अ बिग कंपनी। लेकिन कैसे बनी छोटी कंपनी? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है, इससे हमको ये आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, चलो नाउ इम्पैक्ट क्या हुआ? तो खूब सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? ग्रोथ भी हुई, और ग्रोथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई? इक्विटी एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब भी बड़ी बनेगी तो ऑब्वियसली उसमें थोड़े बहुत लोग काम करते होंगे, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होगी, ज्यादा लोग जुड़ेंगे। स्मॉल sir. स्केल इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बेनिफिट ये कि लोकल लोग जुड़ते हैं। एमएनसी में क्या होता है? बड़ी बड़ी जगह से जाते हैं, है ना? एमएनसी में क्या होता है, आप खुद ही मुझे बताओ, जितनी भी बड़ी एमएनसी है वहां लोग गांव से गए हैं या शहर से गए? ज्यादातर लोग, या सर प्रोबेबिलिटी विलेज किसकी से ही ज्यादा गए। जाने? विलेज से भी गए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? अपॉर्चुनिटी किसके लिए ज्यादा रहेगी? सर शहर सिटी वाले के लिए सिटी रहेगी वाले या लोगों की। सिटी वाले के लिए लोग रहेगी? लेकिन कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहां पर होगी? वो छोटे एरिया में होगी, और वहां से जब वो धीरे धीरे बड़ी बनेगी तो छोटे एरिया में जब वो होगी तो वो किसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देगी? इट विल गिव अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल पीपल, है ना? लोकल पीपल को अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा देयर दे विल बी वर्किंग, है ना? तो इससे इक्विटी जो है वो भी एस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो हम लोग इसको यहाँ पर रोकते हैं। कल हम इसके आगे से अगला वाला पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो यू कैन आस्क।